नमस्कार दोस्तों, कथा संगम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद्र की एक मशहूर कहानी आखिरी हिला लेकर आई हूँ। यद्यपि मेरी स्मरण शक्ति पृथ्वी के इतिहास की सारी रमणीय तारीखें भूल गई। वे तारीखें जिन्हें रातों को जागकर और मस्तिष्क को खपाकर याद किया था, मगर विवाह की तिथि समतल भूमि में एक स्तंभ की भांति अटल है। न भूलता हूँ न भूल सकता हूँ। उससे पहले और पीछे की सारी घटनाएं दिल से मिट गईं। उनका निशान तक बाकी नहीं। वह सारी अनेकता एक एकता में मिश्रित हो गई हैं, और वह है मेरे विवाह की तिथि। चाहता हूँ उसे भूल जाऊँ, मगर जिस तिथि का नित्य प्रति सुमिरन किया जाता हो, वह कैसे भूल जाएं। नित्य प्रति सुमिरन क्यों करता हूँ, यह उस विपत्ति मारे से पूछिए जिसे भगवत भजन के सिवा जीवन के उद्धार का कोई आधार न रहा हो। लेकिन क्या मैं वैवाहिक जीवन से इसलिए भागता हूँ कि मुझमें रसिकता का अभाव है और मैं कोमल वर्ग की मोहिनी शक्ति से निर्लिप्त हूँ और अनासक्ति को प्राप्त कर चुका हूँ। क्या मैं नहीं चाहता कि जब मैं सैर करने निकलूं तो हृदयेश्वरी भी मेरे साथ विराजमान हो। विलास वस्तुओं की दुकानों पर उनके साथ जाकर थोड़ी देर के लिए रसमय आग्रह का आनंद उठाऊं। मैं उस गर्व और आनंद का महत्व अनुमान कर सकता हूँ जो मेरे अन्य भाइयों की भांति मेरे हृदय में भी आंदोलित होगा। लेकिन मेरे भाग्य में खुशियाँ कहाँ, वह रंगरलियाँ नहीं हैं, क्योंकि चित्र का दूसरा पक्ष भी तो देखता हूँ। एक पक्ष जितना ही मोहक और आकर्षक है, दूसरा उतना ही हृदय विदारक और भयंकर है। शाम हुई और आप बदनसीब बच्चे को गोद में लिए तेल ईंधन की दुकान पर खड़े हैं। अंधेरा हुआ नहीं कि आप आटे की पोटली बगल में दबाए गलियों में यूं कदम बढ़ाते हुए निकल जाते हैं मानो चोरी की है। सूर्य निकला और बालकों को गोद में लिए होम्योपैथ डॉक्टर की दुकान में टूटी कुर्सी पर आरूढ़ है। किसी खोमचे वाले की रसीली आवाज़ सुनकर बालक ने गगनभेदी विलाप आरंभ किया और आपके प्राण सूख गए। बेचारे ऐसे बापों को भी देखता हूँ जो दफ्तर से लौटते हुए पैसे 2 पैसे की मूंगफली या रेवड़ियाँ लेके लज्जास्पद शीघ्रता के साथ मुंह में रख लेके चले जाते हैं कि घर पहुँचते पहुँचते बालकों के आक्रमण से पहले ही यह पदार्थ समाप्त हो जाए। कितना निराशाजनक होता है यह दृश्य जब देखता हूँ कि मेले में बच्चा किसी खिलौने की दुकान के सामने मचल रहा है और पिता महोदय ऋषियों सी विद्वता के साथ उनकी क्षण भंगुरता का राप अलाग रहे हैं। चित्र का पहला रुख तो मेरे लिए एक मादक स्वप्न है, दूसरा रुख एक भयंकर सत्य। इस सत्य के सामने मेरी सारी रसिकता अंतर ध्यान हो जाती है। मेरी सारी मौलिकता, सारी रचनाशीलता इसी दाम्पत्य के फंदों से बचने में प्रयुक्त है। जानता हूँ कि जाल के नीचे जाना है, मगर जाल जितना ही रंगीन और आकर्षक है, दाना उतना ही घातक और विषैला। इस जाल में पक्षियों को तड़पते फड़फड़ाते देखता हूँ और फिर डाली पर जा बैठता हूँ। लेकिन इधर कुछ दिनों से श्रीमती जी ने अविश्रांत रूप से आग्रह करना शुरू कर दिया है कि मुझे बुला लो। पहले जब छुट्टियों में जाता था तो मेरा केवल यह कहना कहाँ चलोगी उनकी चित्त शांति के लिए काफ़ी होता था। फिर मैं झंझट है कहकर तसल्ली देनी शुरू की। इसके बाद गृहस्थ जीवन की असुविधाओं से डराया, किंतु अब कुछ दिनों से उनका अविश्वास बढ़ता जाता है। अब मैंने छुट्टियों में भी उनके आग्रह के भय से घर जाना बंद कर दिया है कि कहीं वह मेरे साथ न चल खड़ी हों, और नाना प्रकार के बहानों से उन्हें आशंकित करता रहता हूँ। मेरा पहला बहाना पत्र संपादकों के जीवन की कठिनाइयों के विषय में था। कभी 12 बजे रात को सोना नसीब होता है, कभी रतजगा करना पड़ जाता है। सारे दिन गली गली ठोकरें खानी पड़ती हैं। इस पर तुर्रा यह है
कि हमेशा सिर पर नंगी तलवार लटकती रहती है। न जाने कब गिरफ्तार हो जाऊं, कब जमानत तलब हो जाए। खुफिया पुलिस की एक फौज हमेशा पीछे पड़ी रहती है। कभी बाजार में निकल जाता हूँ तो लोग उंगलियां उठा के कहते हैं, वह जा रहा है अखबार वाला। मानो संसार में जितने भी दैविक, अधिदैविक, भौतिक, अधिभौतिक बाधाएं हैं, उनका उत्तरदायी मैं ही हूँ। मेरा मस्तिष्क झूठी खबरें गढ़ने का कार्यालय है। सारा दिन अफसरों की सलाम और पुलिस की खुशामद में ही गुजर जाता है। कांस्टेबलों को देखा और प्राण पीड़ा होने लगी। मेरी तो यह हालत और हुक्काम है कि मेरी सूरत से लोग कांपते हैं। एक दिन दुर्भाग्यवश एक अंग्रेज के बंगले की तरफ जा निकला। साहब ने पूछा, क्या काम करता है? मैंने गर्व के साथ कहा, पत्र का संपादक हूँ। साहब तुरंत अंदर घुस गए और कपाट बंद कर ली। फिर मेम साहब और बाबा लोगों को खिड़कियों से झांकते देखा, मानो कोई भयंकर जंतु है। एक बार रेलगाड़ी में सफ़र कर रहा था, साथ और भी कई मित्र थे, इसलिए अपने पद का सम्मान निभाने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लेना पड़ा। गाड़ी में बैठा तो एक साहब ने मेरी सूटकेस पर मेरा नाम और पेशा देखते ही तुरंत अपना संदूक खोला और रिवॉल्वर निकालकर मेरे सामने उसमें गोलियां भरने लगी, जिससे मुझे मालूम हो जाए कि वह मुझसे सचेत है। मैंने देवी जी से अपनी आर्थिक कठिनाइयों की भी चर्चा नहीं की, क्योंकि मैं रमणियों के सामने यह जिक्र करना अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझता हूँ। हालांकि यह चर्चा करता तो देवी जी की दया का अवश्य पात्र बन जाता। मुझे विश्वास था कि श्रीमती फिर यहाँ आने का नाम न लेंगी, मगर यह मेरा भ्रम था। उनके आग्रह पूर्वत होते रहें। तब मैंने दूसरा बहाना सोचा। शहर बीमारियों के अड्डे हैं। हर एक खाने पीने की चीज़ में विष की शंका। दूध में विष, घी में विष, फलों में विष, शाक सब्जी में विष, हवा में विष, पानी में विष। यहाँ मनुष्य का जीवन पानी की लकीर है, जिसे आज देखो वह कल गायब। अच्छे खासे बैठे हैं, हृदय की गति बंद हो गई। घर से सैर को निकले, मोटर से टकराकर सुरपुर की राह ली। अगर कोई शाम को सांगो पांग घर आ जाए तो उसे भगवान समझो। मच्छर की आवाज़ कान में आई, दिल बैठा। मक्खी नजर आई और हाथ पाँव फूले। चूहा बिल से निकला और जान निकल गई। जिधर देखिए यमराज की अमलदारी है। अगर मोटर और ट्राम से बचकर आ गए तो मच्छर और मक्खी के शिकार हुए। बस यही समझ लो कि मौत हरदम सिर पर खेलती रहती है। रात भर मच्छरों से लड़ता हूँ, दिन भर मक्खियों से। नन्ही सी जान को किन किन दुश्मनों से बचाऊं। सांस भी मुश्किल से लेता हूँ कि कहीं क्षय के कीटाणु फेफड़े में न पहुँच जाए। देवी जी को फिर मुझ पर विश्वास न आया। दूसरे पत्र में भी वही आरजू थी। लिखा था, तुम्हारे पत्र ने चिंता बढ़ा दी, अब प्रतिदिन पत्र लिखना। नहीं, मैं एक न सुनूंगी और सीधे चली आऊंगी। मैंने दिल में कहा, चलो सस्ते छूटे, मगर यह खटका लगा हुआ था कि न जाने कब उन्हें शहर आने की सनक सवार हो जाए। इसलिए मैंने तीसरा बहाना सोच निकाला। यहाँ मित्रों के मारे नाको दम रहता है। आकर बैठ जाते हैं तो उठने का नाम भी नहीं लेते, मानो अपना घर बेच आए हैं। अगर घर से टल जाओ तो आकर बेधड़क कमरे में बैठ जाते हैं और नौकर से जो चीज़ चाहते हैं उधार मंगवा लेते हैं। देना मुझे पड़ता है। कुछ लोगों को तो हफ्तों पड़े रहते हैं, टलने का नाम भी नहीं लेते। रोज उनका सेवा सत्कार करो, रात को थिएटर या सिनेमा दिखाओ, फिर सवेरे तक ताश और शतरंज खेलो। अधिकांश तो ऐसे हैं जो शराब के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते। अक्सर तो बीमार होकर आते हैं। अब रोज डॉक्टर को बुलाओ, सेवा शुश्रूषा करो, रात भर सिरहाने बैठो, पंखा झलते रहो, उस पर यह शिकायत भी सुनते रहो कि यहाँ कोई हमारी बात ही नहीं पूछता। मेरी घड़ी महीनों से मेरी कलाई पर नहीं आई। दोस्तों के साथ जलसों में शरीक हो रही है। वह है मेरी अचकन। वह एक साहब के पास है। कोट दूसरे साहब ले गए, जूते और एक बाबू ले गए। मैं वही रद्दी कोट और वही चमरौधा जूता पहनकर दफ्तर जाता हूँ। मित्र वृंद
ताड़ते रहते हैं कि कौन सी नई वस्तु लाया। कोई चीज़ लाता हूँ तो मारे डर के संदूक में बंद कर देता हूँ। किसी की निगाह पड़ जाए तो कहीं न कहीं न्योता खाने की धुन सवार हो जाए। पहली तारीख को वेतन मिलता है तो चोरों की तरह दबे पांव घर आता हूँ कि कहीं कोई महाशय रुपए की प्रतीक्षा में द्वार पर धरना जमाए न बैठे हों। मालूम नहीं उनकी सारी आवश्यकताएं पहली ही तारीख की बाट क्यों जोहती रहती है। एक दिन वेतन लेके 12 बजे रात को लौटा, मगर देखा तो आधे दर्जन मित्र उस वक्त भी डटे हुए थे। माथा ठोक लिया, कितने ही बहाने करूं, उनके सामने एक नहीं चलती। मैं कहता हूँ घर में पत्र आया है, माता जी बहुत बीमार हैं। जवाब देते हैं, अजी बूढ़े इतनी जल्दी नहीं मरते, मरना ही होता तो इतने दिन जीवित क्यों रहते। देख लेना 2-4 दिन में अच्छी हो जाएंगी, और मगर मर भी जाएं तो वृद्धजनों की मृत्यु का शोक ही क्या, वह तो है और खुशी की बात। कहता हूँ लगान का बड़ा तकाजा हो रहा है। जवाब मिलता है, आजकल लगान तो बंद ही हो रहा है, लगान देने की जरूरत ही नहीं। अगर किसी संस्कार का बहाना करता हूँ तो फरमाते हैं, तुम भी विचित्र जीव हो, इन कुप्रथाओं की लकीर मिटाना तुम्हारे शान के खिलाफ है। अगर तुम उनका मूल्योच्छेद न करोगे तो वह लोग क्या आकाश से आएंगे। गरज यह कि किसी तरह प्राण नहीं बचते। मैंने समझा कि हमारा यह बहाना निशाने पर बैठेगा। ऐसे घर में कौन रमणी रहना पसंद करेगी जो मित्रों पर अर्पित हो गया हो। किंतु मुझे फिर से भ्रम हुआ। उत्तर में श्रीमती जी का वही आग्रह था। तब मैंने चौथा हिला सोचा, यहाँ मकान है कि चिड़ियों के पिंजरे, न हवा न रोशनी, वह दुर्गंध उड़ती है कि खोपड़ी भन्ना जाती है। कितनों को तो इसी दुर्गंध से कई बीमारियां हो जाती हैं। वर्षा हुई और मकान टपकने लगा। पानी चाहे घंटे भर बरसे, मकान रात भर बरसता रहता है। ऐसे बहुत कम घर होंगे जिसमें प्रेत बाधाएं ना हों। लोगों को डरावने स्वप्न दिखाई देते हैं। आज नए घर में आए, कल ही उसे बदलने की चिंता सवार हो गई। कोई ठेला असबाब से लदा हुआ जा रहा है तो कोई आ रहा है। जिधर देखिए उधर ही ठेले नजर आते हैं। चोरियां तो इस कदर होती हैं कि अगर कोई रात कुशल से बीत जाए तो देवताओं की मनौती की जाती है। आधी रात हुई और चोर चोर पकड़ो पकड़ो की आवाज़ें आने लगी। लोग दरवाज़ों पर मोटे मोटे लकड़ी के फट्टे या जूते या चिमटे लिए खड़े रहते हैं। फिर भी चोर इतने कुशल हैं कि आंख बचाकर अंदर पहुंच ही जाते हैं। एक मेरे बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं, स्नेहवश मेरे पास बहुत देर तक बैठे रहते हैं। रात अंधेरे में बर्तन खड़के तो मैंने बिजली की बत्ती जलाई। देखा तो वही महाशय बर्तन समेट रहे हैं। मेरी आवाज़ सुन जोर से कहकहा मारा और बोले, मैं तुम्हें चकमा देने चाहता था। मैंने दिल में समझा लिया, अगर निकल जाते तो बर्तन आपके थे। जब जाग पड़ा तो चकमा हो गया। घर में आए कैसे थे यह रहस्य है। कदाचित रात को ताश खेलकर चले तो बाहर जाने के बदले नीचे अंधेरी कोठरी में छिप गए। एक दिन एक महाशय मुझसे पत्र लिखाने आए। कमरे में कलम दवात न थी। ऊपर के कमरे से लाने गया, लौट कर आया तो देखा आप गायब हैं और उनके साथ फाउंटेन पेन भी गायब है। सारांश यह है कि नगर जीवन नरक जीवन से कम दुखदायी नहीं है, मगर पत्नी जी पर नागरिक जीवन का ऐसा जादू चढ़ा हुआ है कि मेरा कोई बहाना उन पर असर नहीं करता। इस पत्र के जवाब में उन्होंने लिखा, मुझसे बहाने करते हो, मैं हरगिज न मानूंगी। तुम आकर मुझे ले जाओ। आखिर मुझे 5वां बहाना करना पड़ा। यह खोमचे वालों के विषय में था। अभी बिस्तर से उठने की नौबत नहीं आई कि कानों में विचित्र आवाज़ें आने लगी। काबुल की मीनार के निर्माण के समय भी ऐसे निरर्थक आवाज़ें न आई होंगी। यह खोमचे वालों की शब्द क्रीड़ा। उचित तो यह था कि यह खोमचे वाले ढोल मंजीरे के साथ लोगों को अपनी चीज़ों की ओर आकर्षित करते, मगर इन औंधी अकल वालों को यह कहाँ सूझती है।
ऐसे पैशाचिक स्वर निकालते हैं कि सुनने वालों के रोए खड़े हो जाते हैं। बच्चे माँ की गोद में चिपट जाते हैं। मैं भी रात को अक्सर चौंक पड़ता हूँ। एक दिन तो मेरे पड़ोस में एक दुर्घटना हो गई। 11 बजे थे। कोई महिला बच्चे को दूध पिलाने उठी थी। एकाएक जो किसी खोमचे वाले की भयंकर ध्वनि कानों में आई तो चीख मारकर चिल्ला उठी और फिर कानों में रुई डालकर सोती है। ऐसे कारण नगरों में नित्य ही रहते हैं। मेरे ही मित्र में कई ऐसे हैं जो अपनी स्त्री को घर से लाए थे, मगर बेचारियां दूसरे ही दिन इन आवाज़ों से भयभीत होकर लौट गईं। श्रीमती जी ने इसके जवाब में लिखा, तुम समझते हो मैं खोमचे वालों की आवाज़ों से डर जाऊंगी? यहाँ गीदड़ों का हवाना, उल्लुओं का चीखना सुनकर तो डरती नहीं, खोमचे वालों से क्या डरूंगी। अंत में मुझे ऐसा बहाना सूझा जिसकी सफलता का मुझे पूरा विश्वास था। यद्यपि इसमें मेरी कुछ बदनामी थी, लेकिन बदनामी से मैं इतना नहीं डरता जितना उस विपत्ति से डरता हूँ। फिर मैंने लिखा, शहर शरीफ जादियों के रहने की जगह नहीं। यहाँ की महरियाँ इतनी कटुभाषणी हैं कि बातों का जवाब गालियों से देती हैं, और उनके बनाव संवार का क्या पूछना। भले घरों की स्त्रियां तो इनके ठाठ देखकर ही शर्म से पानी पानी हो जाती हैं। सिर से पांव तक सोने से लदी हुई सामने से निकल जाती हैं तो मालूम होता है कि सुगंधित लपट कर निकल रही हैं। गृहिणियों ये ठाठ कहाँ से लाएंगी? उन्हें तो और भी सैकड़ों चिंताएं हैं। इन महरियों को तो बनाव सिंगार के सिवा दूसरा काम ही नहीं। नित्य नई सज धज, नित्य नए अदा और चंचल इस गजब की कि मानो अंग में रक्त की जगह पारा भर दिया हो। उनका चमकना, मटकना और मुस्कुराना देखकर गृहिणियाँ लज्जित हो जाती हैं और ऐसी दीदा दिलेर है कि कोई खत लिखाने के बहाने से आ जाती हैं, कोई खत पढ़ाने के बहाने से। असली बात यह है कि गृह देवियों का रंग फीका करने में इन्हें आनंद आता है। इसलिए शरीफ जादियाँ बहुत कम शहरों में आती हैं। मालूम नहीं इस पत्र में मुझसे क्या गलती हुई कि तीसरे दिन पत्नी जी एक बूढ़े कहार के साथ पता पूछती हुई अपने तीनों बच्चों को लिए एक असाध्य रोग की भांति आ डटी। मैंने बदहवास होकर पूछा, क्यों, कुशल हो ना? पत्नी ने चादर उतारते हुए कहा, घर में कोई चुड़ैल बैठी तो नहीं? यहाँ किसी ने कदम रखा तो नाक काट लूँगी। हाँ, जो तुम्हारे सह न हो। अच्छा, तो अब रहस्य खुला। मैंने सिर पीट लिया। क्या जानता था तमाचा अपने ही मुंह पर आ पड़ेगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।